What's your pimple hack? Pimple hack, spit. Thuk. Thuk? Yeah, the silence in the... हमारा ऑब्सेशन पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है। और फिर से लल्लन टॉप के एक और एपिसोड में फिर से परेश रावल जी के बाद जिन्होंने मॉर्निंग मूत्र की बात कही थी, अब इन्होंने मॉर्निंग थूक की बात कही है फिर से कि इससे ये हो जाता है वो हो जाता है। इस चीज़ को, एग्जैक्ट चीज़ को हम पहले डिबंक कर चुके हैं, बट फिर से चर्चा में है, फिर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। यू नो द ड्रिल, बार बार किसी चीज़ को बताना ही पड़ता है। वो फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। ये रील वायरल होने वाली है। It works. पता चल गया इनको, ये बाइट वायरल होने वाली है। It's I mean, but the morning spit. So like, which is before brushing basically. साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, थूक लगाने से पिंपल ठीक नहीं होगा, बल्कि आप जो आपका पिंपल है, जो ऑलरेडी क्लॉग्ड पोर है, आपकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड पोर है, जिसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन माइनर सा हो गया है, जिसकी वजह से वो फूल गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। उसमें अगर आप मॉर्निंग स्पिट लगा लेंगे, जिसमें अबंडेंस में बैक्टीरिया हैं, अलग अलग तरह की बैक्टीरियल कॉलोनी है, और वो इसलिए क्योंकि वो मॉर्निंग स्पिट है, आपको ब्रश करने का मौका नहीं मिला, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ कर कि वो पानी है। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर होते हैं और मॉर्निंग स्पिट में सबसे ज्यादा होंगे, जैसा हमने बात करी। तो अगर आप उसको पहले से इन्फ्लेम्ड जगह पर लगा लेंगे, जो आपका पिंपल हुआ है, तो आप उसको और ज्यादा वर्स कर लेंगे। इसके पीछे का साइंस कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं, और ये आइडिया आता है इस बात से कि हमारे लार में इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, बट उन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होगी, और जो बैक्टीरिया है हमारे मुंह में वो कहीं ज्यादा। तो किसी चीज का आपको 0.1% बेनिफिट लेने के लिए 99.9% नुकसान करना पसंद है, तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हैं। और क्यों ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि तमन्ना भाटिया जैसे सेलिब्रिटी आते हैं और वो अपना जबरदस्त नुस्खा चिपकाते हैं, और हो सकता है उसको अधिकतर लोग ट्राई करें, जो करेंगे भी, और ऑफ कोर्स हमारी बात कम सुनेंगे, इन लोगों की बात ज्यादा सुनेंगे। बट आगे बढ़ते हैं और आज का एपिसोड, इंस्टाग्राम का 60वां एपिसोड शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम, और हम इस तरह की एब्सर्ड रील्स को डिबंक करते हैं, और आज के वीडियो में भी करेंगे। नेक्स्ट रील है जिसमें इंस्टाग्राम के सबसे ओवररेटेड इन्फ्लुएंसर आपको कुछ बता रहे हैं। समोसा या बिस्किट, किस में ज्यादा फैट है? मैंने बॉम्बे के फेमस गुरु कृपा के समोसा लिए और इसे भेजा एक जर्मन लैब में जो पूना में है। ये फॉर्मूला समझ गए हैं सक्सेस का बेसिकली। और मैंने क्यों इनको ओवररेटेड बोला, क्योंकि इनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और इनकी अधिकतर रील्स अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको इसी तरह की बकवास देखने को मिलेगी। ये फॉर्मूला समझ गए। इनकी एक सिमिलर रील थी जिसमें इन्होंने वड़ा पाव में प्रोटीन कंटेंट चेक करने की कोशिश करी, उसको भी एक जर्मन लैब में, अमेरिकन लैब में भेजा था। मैंने वड़ा पाव लिया और वड़ा पाव को एक जर्मन लैब में भेजा टेस्ट करने के लिए इंडिया में। समोसा लिए और इसे भेजा एक जर्मन लैब में जो पूना में है, इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जानने के लिए। गुरु कृपा क्या है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन? फैटी एसिड प्रोफाइल में सैचुरेटेड फैट है 2 ग्राम पर 100 ग्राम, ट्रांस फैट है 0, फैट है 5.1 ग्राम, टोटल शुगर है अप्रोक्सीमेटली 19 ग्राम, प्रोटीन है 3.91 ग्राम, मॉइस्चर 46%, और हैवी मेटल में यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम। सोडियम इज नॉट अ हैवी मेटल, बट यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ऑफकोर्स समोसे में नमक होता है। तो 292 मिलीग्राम पर 100 ml, 100 ग्राम, और कोलेस्ट्रॉल है 0। तो ये न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन निकाल कर लाए हैं जर्मन लैब से जो पूना में स्थित है। गुरु कृपा के 100 ग्राम समोसा में 234 कैलोरीज है, लेकिन कैलोरीज फ्रॉम फैट 5.1 ग्राम से, यानी कि 45.9 कैलोरीज। मतलब 100 ग्राम समोसा में 20% कैलोरीज आती है फैट में से। इस बिस्किट के 100 ग्राम में 512 कैलोरीज है, और कैलोरीज फ्रॉम फैट है 24 ग्राम, यानी कि 216 कैलोरीज, यानी कि 42.19% ऑफ दिस बिस्किट इज फैट। इस बिस्किट में इस समोसा से 2 गुना ज्यादा कैलोरीज फ्रॉम फैट है। तो मोटा कौन बनाता है, बिस्किट या समोसा? नमस्ते, बिस्कुट
मोटा तो दोनों ही बनाते हैं, बट दिमाग खराब करने का और आपकी बची कुछ ही ब्रेन सेल्स अगर आपको लूज करनी है तो इनका कंटेंट जरूर देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आग से इंसान मरता है या खाई में कूदकर, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे दोनों से। तो यहां पर इसी तरह का एक डाइकोटमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि व्हाट मेक्स यू फैट, समोसा या बिस्किट? बोथ मेक यू फैट और नन मेक यू फैट, क्योंकि आपके मोटा या पतला होने के पीछे समोसा खाना या बिस्किट खाना नहीं है। आपके मोटा या पतला होने के पीछे आपका डेली कैलोरीफिक इनटेक, यानी कि कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, वो है। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज लेंगे और कम कैलोरीज खर्च करेंगे तो आप मोटे होंगे, और अगर आप कम कैलोरी खाएंगे और ज्यादा खर्च करेंगे यानी कैलोरीफिक डेफिसिट में रहेंगे तो पतले हो जाएंगे। इसके साथ अगर आपका मैक्रो का बैलेंस यानी आपका बाकी का खाना अगर बैलेंस्ड है तो आप इन छोटी मोटी चीजों को, एक आध बिस्किट या आधा समोसा, एक समोसा आप खा लेते हैं कभी कभार, तो उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसकी बात करते हैं हम अक्सर पोर्शन साइज में और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन में। ऑन इट्स ओन कोई भी एक चीज आपको मोटा या पतला नहीं बनाती। जिस समोसे की बात ये कर रहे हैं वो समोसा हर गली नुक्कड़ पर मिलता है, और जो भी समोसा बनाता है उस समोसे के तेल को वो जो शॉप वाले हैं वो बार बार यूज करते हैं। और आपने देखा ही होगा कि वो जो तेल है वो आपके कार के इंजन ऑयल को जब चेंज किया जाता है उससे कहीं ज्यादा ब्लैक होता है। उसमें ट्रांस फैट भी होगा क्योंकि वो ऑयल बार बार हीट हो चुका है, और उसमें बाकी सारी जितनी भी खराब चीजें हैं वो होंगी। और इसी के साथ बिस्किट्स को भी कंपेयर करें तो कुछ बिस्किट्स हो सकता है लो फैट वाले हों, डाइजेस्टिव वाले हों, या कुछ क्रीम फिल वाले हों, ज्यादा फैट वाले होंगे। तो डिपेंड करता है कौन से बिस्किट की बात यहाँ पर की जा रही है। बट इन एसेंस हम सबको पता है कि बिस्किट्स या समोसा दोनों ही हमारी सेहत के लिए अगर एक तयशुदा अमाउंट से ज्यादा खाए जाएंगे तो खराब हैं, ये हर किसी को पता होगा। इसके अलावा बिस्किट्स में पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड फैट, इनवर्ट शुगर जिसमें फ्रक्टोज भर भर के होती है, वो सब हो सकती है, विच इज एब्सोल्युटली बैड फॉर यू। पर इनका जो ओवर सिंपलिस्टिक अप्रोच है बेसिकली कि फैट ज्यादा है तो वो ज्यादा मोटा करेगा, इट्स एब्सोल्युटली मिसलीडिंग एंड रियली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कौन दोनों में से मोटा करेगा, आपको ये पूछना चाहिए कि मैं कितना प्रोसेस्ड कचरा डेली बेसिस पर खा रहा हूं और क्या उसको कम कर सकता हूं कि नहीं। और इस तरह का जो कचरा कंटेंट है वो आप कम कर सकते हैं कि नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अमीर लोग बहुत ज्यादा रबर प्लांट यूज करते हैं, पर ये रबर प्लांट का लॉजिक क्या होता है? क्योंकि रबर प्लांट को लेकर मैंने ये सुना है कि वो ब्लैक क्रिस्टल की तरह रहता है, इट कैचेस नेगेटिविटी। कोई इससे पहले कि आप इन बहुत ही ज्ञानी भाई साहब का जवाब सुने, तो यहाँ पर किस चीज को कैश करने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता होगा, यानी अमीर सब बनना चाहते हैं। दूसरा, ऐसा कोई या बहुत ही कम इंसान होंगे जो कि दुखी नहीं होंगे अपनी जिंदगी से या संतुष्ट होंगे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, दुखी हैं, और उसको अट्रीब्यूट करते हैं सो कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी से। तो यहाँ पर जो पॉडकास्ट को केटर किया जा रहा है सबसे बड़ी डेमोग्राफिक के लिए, वो लोग जो अमीर बनना चाहते हैं और वो लोग जो दुखी हैं, यानी ऑलमोस्ट हर कोई। अब जब इस तरह की बात की जाएगी तो ऑलमोस्ट हर कोई इंटरेस्टेड होगा सुनने में कि क्या मैं इस अपने गरीबी को या अपने जीवन के दुख दर्द पीड़ा को किस तरीके से दूर कर सकता हूं। एक पेड़ लगाना बहुत आसान है, इस पेड़ को लगाकर अगर मैं अपने घर में रख दूंगा तो शायद मैं अमीर बन जाऊंगा या मेरे घर से नेगेटिव एनर्जी ये सारा जो पेड़ है वो सोख लेगा। कोई भी प्लांट सबसे पहला काम यही करता है कि वो नेगेटिविटी को खाकर पॉजिटिविटी को इमिट करने का काम करता है, एनी प्लांट। बट जब रबर प्लांट होगा या मनी प्लांट होगा तो वो उसका काम ज्यादा कर देगा, क्योंकि रबर प्लांट के पास एक अलग ताकत है खींचने की। और प्लांट्स एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सुन रहे हैं, वो अपने पास रखेंगे, वापस इतनी जल्दी इमिट नहीं करेंगे, पर वो अपनी पॉजिटिविटी अंदर से दिखा देंगे। जो भी ये सारी चीजें होती है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि इनको बस फेंके जाओ। आप पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, एनर्जी, इस तरह की चीजें बोलते रहोगे तो लोगों को मजा आता रहेगा सुनने में, और आपका धंधा पानी जो है वो बढ़ता रहेगा। इस तरह के लोग जो है एक कंसल्टेशन का हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं इसी तरह की बकवास करने के लिए। नेवर हैव प्लांट्स इन साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ऑफ यूरोप, कभी नहीं होने चाहिए साउथ वेस्ट और वेस्ट में। साउथ वेस्ट में अगर प्लांट्स हैं तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तोड़ेंगे, और वेस्ट में अगर प्लांट हैं तो गेन्स को खराब करेंगे। ये भी वही है कि अगर आप इस बकवास को सुनने के बाद बोलोगे कि
क्या मेरे घर के साउथ वेस्ट में प्लांट्स हैं, क्या मेरे घर के वेस्ट में प्लांट्स हैं। और जैसा कि आपकी नौकरी लाइफ में या लाइफ पार्टनर के साथ या पैसे की प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा, हर किसी को होती है, तो वो इस बदलाव से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा, अपने किस्मत को, अपने पैसे को, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेगा, ना कि रियल लाइफ चेंज लाने की कोशिश करेगा, ना कि स्किल बिल्डिंग करने की कोशिश करेगा, ना कि अपने आप को ज़्यादा अप्लाई करने की, ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। तो लोग हमेशा शॉर्टकट लेना चाहते हैं और उसी शॉर्टकट का फ़ायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। ये सब सुन के शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई बड़े नेगेटिव आदमी हो, प्लांट्स में तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति प्लांट लगाने को बोल रहा है तो उसमें गलत क्या है। बिल्कुल, प्लांट्स अच्छाइयों से भरपूर हैं, पर जो अच्छाइयां ये बता रहे थे वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंडोर प्लांट्स ना ही देखने में अच्छे लगते हैं, आपके घर के एस्थेटिक्स को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी इंडोर एयर क्वालिटी, जो भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी काफी इंप्रूव करते हैं। और उसमें सिर्फ रबर प्लांट नहीं, सारे के सारे इंडोर प्लांट्स आपकी एयर क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट नासा ने 1989 में एक रिसर्च करी कि इंडोर प्लांट एयर क्वालिटी को कैसे बढ़ाते हैं, और उसको काफी सारी सब्सिक्वेंट रिसर्च से फॉलो अप किया, तो ये पता चला कि ना कि सिर्फ एयर क्वालिटी को बढ़ाते हैं, बल्कि जो कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और ट्राइक्लोरोइथाइलिन, इन जैसे हार्मफुल VOCs को, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी आपके हवा में से रिमूव करते हैं। अब आप अमीर बनेंगे या नहीं, आपका बैड लक दूर होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट इंडोर प्लांट्स लगाने से आपके घर की एयर क्वालिटी जरूर बेहतर हो जाएगी। खूब खाओ, वजन घटाओ। आपने आलू के पराठे नाश्ते में बनाए, बड़े स्वादिष्ट बने, और आपको 10 पराठे खाने की भूख है, मान लीजिए। एक तो छोड़िए, आप 9.5 भी खा रहे हो तो वजन कभी भी कम नहीं होगा। अगर आप 11 पराठे खाएंगे तो वजन डेफिनेटली कम होगा। जो मैम है साथ में बैठी हुई, वो शी इज ट्राइंग रियल हार्ड कि मैं अपनी जो हंसी है रोक लूं किसी तरीके से। ये जो बकवास चल रही है किसी भी तरीके से वायरल करने के लिए पॉडकास्ट को, उसको होने दूं और अपनी हंसी को रोक लूं। भूख को मारना नहीं है। पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के फ्रूट, स्नैक्स के टाइम में पेट भर के स्नैक्स, और जब बीमार पड़ जाए तो पेट भर के दवाई खा लेना। वजन कम करने के लिए आपको आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल अपना मनपसंद खाना, दाल चावल रोटी सब्जी पेट भर के खाना है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी पेट भर के खाते हैं, तभी वजन कम होगा और स्वास्थ्य भी तभी ठीक होगा, और कोई भी रास्ता होता नहीं। वजन कम करने का केवल एक ही तरीका है, जब आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाते हैं, दिन भर खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। बेहतरीन उपाय है। मुझे नहीं पता कि कौन इस उपाय को आजमाना नहीं चाहेगा कि भर के खाओ बिंदास, 12 पराठे 15 पराठे खाओ और आपका वजन कम हो जाएगा। वो आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली आंखों की पलकें तो हिलानी पड़ेंगी, वरना हमारी आंखें जाम हो जाएंगी। बट और ज्यादा काम करने की आपको जरूरत नहीं है। मजाल है कि आपने हल्की सी भी एक्सरसाइज कर ली, मजाल है कि आपने कैलोरी डेफिसिट का नाम भी ले लिया ना। 11.5 पराठे से कम नहीं खाने का, 12 पराठे मिनिमम। एक और मैडम सेम बात कह रही है तो उसको भी साथ में ले लेते हैं। खाना छोड़ने से वजन तेजी से बढ़ता है। मतलब कंसिस्टेंट ही है जो बात वो कह रहे थे पिछले वाले सर, कि भर भर के पराठे खाइए, 10-12 पराठे एक टाइम में खा लीजिए, यानी खूब खाइए तो वजन घटेगा, और खाना छोड़ने से आपका वजन तेजी से बढ़ेगा। तो लेट्स हियर इट। खाना छोड़ने से वजन कम होगा? नहीं होता, बढ़ता है। सच में? राइट। खाना छोड़ने से वजन बढ़ता है? या मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनका कंटिन्यू वजन बढ़ रहा था। ओके। आई फील बैड फॉर द क्लाइंट जो इनके पास आई थी, बट एनीवे मेरे पास तो वजन कम करने के लिए आते हैं जी। क्यों आते हैं? तो बोलेंगी मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, मेरा फिर भी वजन बढ़ता है। एवरेज पर्सन का क्लेम कि मैं तो कुछ नहीं खाती जी, पानी पीती हूँ, सिर्फ वजन बढ़ता जा रहा है। और अगर घर जाकर देखेंगे तो उनकी डाइट की बैंड बजी हुई होती है। आधे से ज्यादा समय तो कुछ ना खाना और फिर एक साथ 12 पराठे खा लेना। उन सर की बात अगर मान ली तो वो 2 आवर्स जिम में बिताती थी मॉर्निंग में, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती थी, और फिर भी उनका वजन बढ़ता था। और खाना भी उन्होंने लगभग बंद कर लिया था। सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट तो वो करती ही नहीं थी जिम से आने के बाद। बहुत सारा पानी पी लेती थी एक साथ, और उसके बाद 2 बजे 3 बजे दोपहर में पहला मील लेती। मैंने आपको कहा ही था
कि पूरा ऑलमोस्ट दिन निकलने तक कुछ नहीं खाना और फिर एक साथ पूरे दिन का काम आधे घंटे में कंप्लीट कर देने का। जब मैंने उनको बताया आपका वजन ना खाने से बढ़ रहा है, तो वो उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। Of course. कम खाने से भी वजन बढ़ता है। मैं इसके पीछे एक आपको रीजन जी, बताती हूँ please, please, साइंटिफिक। जी प्लीज। एवोल्यूशन टाइम से, जब हम लोग आदिवासी काल से, जहाँ से हमारा एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, हमारी उस टाइम पे हम लोग हंटर थे, हंटिंग करते थे, बिल्कुल। खाना खाते थे, तो हमारी बॉडी वैसे ही डिजाइन है, क्योंकि हंटिंग कुछ लोगों का दिमाग भी वैसे ही डिजाइन है अभी तक। जब करते थे और पता नहीं होता था आज शिकार मिला है, अगले 1 महीने तक मिलेगा, नेक्स्ट शिकार हमें अगले हफ्ते मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब पता नहीं रहता था। तो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती थी फूड। अगर हम कम खाना दे रहे हैं तो वो बर्न करना स्लो कर देती है। वो बोलती है मैं क्यों जलाऊं, बॉडी बोलती है मैं सही बात है। फैट क्यों जलाऊं। ये जो मैम का वजन बढ़ रहा था, जो उनकी क्लाइंट थी गलती से, वो इस वजह से बढ़ रहा था क्योंकि उनकी डाइट की बैंड बजी हुई थी, उनके वर्कआउट की बैंड बजी हुई थी। ये मैं उनको बिना देखे बिना सुने बता सकता हूँ, क्योंकि शायद आपको पता हो नहीं पता हो, आई हैव बीन अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। मैं बहुत लोगों का बहुत लाइफ चेंज कर चुका हूँ इस मामले में। तो जब आप इस तरह की काम कर रहे हो कि आपकी डाइट ना बैलेंस्ड है और ना ही आपको टाइम पर खाने पीने का कुछ पता है और आप क्रैश डाइटिंग करे जा रहे हो, मतलब आप खा रहे हो तो खा ही रहे हो और नहीं खा रहे हो तो नहीं खा रहे हो, तो आप इस समय पर जब आप नहीं खा रहे हो तो आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो, राइट? तो आपकी बॉडी एक तरह से शॉक मोड में चली जाती है, जिसे स्टारवेशन मोड भी बोल सकते हैं। तो जब स्टारवेशन मोड में हो गई तो उस समय पर हमारा मेटाबॉलिज्म, जैसा इन्होंने बताया, कुछ हद तक काफ़ी ठीक है, उस समय पर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा और बॉडी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह फैट स्टोर करने लग जाएगी, जो भी बचा कुचा, क्योंकि आपकी डाइट ऑलरेडी खराब है, आप बहुत ही खराब तरीके से खा रहे हैं, ना अपने प्रोटीन का ध्यान दे रहे हैं, ना ही मैक्रोज का ध्यान दे रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, क्योंकि आप एक समय तक इतने भूखे हो चुके हैं 2-3 बजे तक कि आपको जो मिल रहा है बस खाने जा रहे हैं। तो उस समय पर जब आप खाएंगे तब आपकी बॉडी अब कहेगी अब मैं वसूल करती हूँ सारे के सारे बदले। तो अब वो जितना भी फैट सब कुछ आया वो स्टोर कर लेगी और फिर आप अगले दिन सेम साइकिल रिपीट करेंगे। तो फिर से स्टारवेशन मोड, फिर से स्टोरेज मोड, स्टारवेशन स्टोरेज। तो आपकी बॉडी ना ही जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, और एक्सरसाइज भी अधिकतर जो इस तरह की लोगों के गाइडेंस में एक्सरसाइज की जाती है वो इफेक्टिव नहीं होती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना के बराबर, वेट लिफ्टिंग ना के बराबर। तो बॉडी को मौका ही नहीं मिल रहा है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का। तो बॉडी अपना जो स्टारवेशन मोड है उसको कंटिन्यू रखेगी, वजन बढ़ता रहेगा। इसके लिए उनको करना क्या चाहिए था? पहले वाले सर की एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए थी, बहुत ही बकवास एडवाइस है। इन सब का बेसिक फंडा है और इन एब्सर्ड क्लेम्स को जाने देते हैं। इन सब के पीछे का बेसिक साइंस है बैलेंस, टू स्ट्राइक अ बैलेंस। जो हमारा नेचुरल बैलेंस मेंटेन है बॉडी का, वही नेचुरल बैलेंस हमें मेंटेन करना है, उसको कंसिस्टेंट करना है। तो जितना ज़्यादा आप बॉडी के नेचुरल बैलेंस के पास जाएंगे, अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को बैलेंस करेंगे, अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को बैलेंस करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आप महसूस करेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करना पड़ेगा, अपनी स्लीप को बेहतर करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, अपने वाटर कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा और इस तरह की एब्सर्ड क्रैश डाइटिंग से बचना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के बकवास पॉडकास्ट और बकवास रील्स को देखने से बचना पड़ेगा। अगर आपको भी लोग ऐसे ही परेशान करके रखते हैं, कंफ्यूज करके रखते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि सच क्या है झूठ क्या है, तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर करियर एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई एम अ सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड करियर गाइडेंस कोच एंड मैंने बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी हेल्प कर दी है। मेरा ईमेल है getlogicalcareer@gmail.com। अभी मुझे ईमेल कीजिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसको खाने से अगर मैं रेगुलरली खाऊं तो मुझे कैंसर होने के चांसेस कम होंगे। So my suggestion is leave जोना हिल भाई साहब, एक और रील। wheat मतलब गेहूं छोड़ दें, गेहूं आइडली छोड़ देना चाहिए। गेहूं भी छोड़ दो तो फिर खाओ क्या? मैं बचपन हवा से तो जो खाना खाता हूं तो चेंज ही करा दिया। जहां पर कुछ भी चीज प्योर नहीं है। क्या होता है गेहूं खाने से? व्हीट प्योर नहीं है बट ज्वार है वो प्योर हो गया, बाकी सारे अनाज प्योर हो गए। इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन मतलब हर एक सेल, अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो आप देखोगे कि उनको ब्लोटिंगनेस होगी। एक स्पेसिफिक एग्जांपल को देकर पूरा जो पॉपुलेशन है उसके साथ खेल किया जा रहा है। अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो उसको जितना भी ग्लूटेन कंटेनिंग फूड है उससे एलर्जी होगी। व्हीट
या बाकी दूसरी चीज़ों से भी, तो उस इंसान को तो वैसे भी ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए। बट बाकी सभी लोग जिनको ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वीट को आसानी से पचा सकते हैं, उन्हें वीट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से खाइए। और जो इजीली अवेलेबल है, जो आप आसानी से खा सकते हैं, जो आप शुरू से खाते आए हैं, वो खाना खाइए, वो खाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सिंपल रूल ऑफ थंब। लास्ट, मोमोज खाओ, वजन घटाओ। एक और रील है सर की सेम, जो पिछली रील में 12 पराठे खाने की बात कर रहे थे और कुछ और बोल रहे हैं। देखते हैं क्या। मैदा खराब, मैदा चिपकता है, हम तो कह रहे नहीं चिपकता। मोमोज पसंद है तो खाओ ना। मैदा नहीं चिपकता, ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मैदा चिपकता है। तो ये यहाँ पर क्लियर कर दे कि मैदा नहीं चिपक सकता हमारे गट में या इंटेस्टाइन में या स्टमक में। कितने खाए? मोमोज तो प्योर मैदा है सर। मैदा इसमें ना होता तो आप कहेंगे तो। देखिए फिर से इन्होंने बोला पेट भर के खाओ। देखो ध्यान देना, मोमोज तो प्योर मैदा है सर। मैदा इसमें ना होता तो आप कहेंगे तो तलावा है, तलावा नहीं होगा तो आप कहेंगे इसमें तो फलाना है। मतलब एक खाने के साथ मीन मेख निकालना ही है। पॉडकास्ट में एक चीज बोलेंगे तो आप बोलेंगे ये है, दूसरी चीज बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे ये है। डिबंकिंग कर करके कितना परेशान कर दिया आपने इन लोगों को। मीन मेख निकालने की भी हद होती है। मैदा है तो क्या हो गया सर? क्या हो गया? मैदा है तो क्या हो गया? जमती है सर, मैदा अच्छी नहीं यहाँ पर कौन ज्यादा एब्सर्ड क्लेम कर रहा है वो कंपटीशन है होती है हेल्थ के लिए। किसने कहा? हम तो खिला रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में लोग खा रहे, चाउमीन भी खा रहे हैं, जिसको यहाँ पे चाउमीन शायद कहा जाता है, हम लोग हाका नूडल्स बोलते हैं। हाका नूडल्स भी तो मैदे के बने हुए होते हैं। सारी चीजें तो मैदे की बनी होती है, तो बनने दो। हमारे तो खा रहे हैं ना लोग बाग। वेट लॉस भी कर रहे हैं, वेट लॉस कर ही रहे हैं। जो वीट का जो पार्ट है, वीट यानी जो गेहूं का दाना है, उसके 3 पार्ट होते हैं। बाहर का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं ब्रैन या छिलका, जो फाइबर देता है, विटामिन बी देता है, आपको मिनरल्स देता है। बीच का हिस्सा होता है जर्म, जो कि हेल्दी फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और लास्ट वाला हिस्सा है एंडोस्पर्म, जो मोस्टली कार्ब और सम प्रोटीन है। तो जो आटा आप खा रहे हैं, सबसे पहले आटे में सभी चीज़ें हैं, मतलब इसमें ब्रैन भी है, जर्म भी है और एंडोस्पर्म तो है ही। इसीलिए आटा थोड़ा बेहतर है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन है और बाकी सारी चीज़ें कार्ब्स तो हैं, स्टार्च है। अब मैदा क्या हुआ? मैदा तब बना जब आपने ब्रैन और जर्म दोनों निकाल दिया और सिर्फ एंडोस्पर्म है, तो आपको बाकी चीज़ें जो फाइबर है वो ना के बराबर मिला और कार्ब्स, स्टार्च ऑलमोस्ट सारे के सारे। पर ऐसा नहीं है कि मैदा खाना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है और गेहूं या वीट और आटा खाना सबसे बड़ा वरदान। ऐसा नहीं है। अगर आप मैदा एक लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हैं और अपना जो फाइबर का अमाउंट है वो बाकी खाने से पूरा कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप मैदा भर भर के खा रहे हैं और आपकी डाइट की बैंड बजी हुई है, तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो अगेन बॉटम लाइन इज द बैलेंस, जो हमें स्ट्राइक करना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एब्सर्डिटी बहुत थी, पर उसको बैलेंस करने की कोशिश करी हमने रियल साइंस से। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आपने इंस्टा ज्ञान के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो 59 एपिसोड हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी और भी वीडियोस हम अलग अलग टॉपिक्स पर बनाते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलूंगा ऐसे एक और वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।